हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, आज हम विकास की अवस्था का तीसरी अवस्था जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं, इसे इंग्लिश में एडोलेसेंस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, विकास की अवस्था तीन तरह की होती है। शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था जो कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था माना जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था शुरू होता है। यह विकास की तीसरी अवस्था होती है जिसे 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किशोरावस्था की जो आयु है, मतलब इसका जो समय चलता है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक चलता है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। ये है क्या, इसकी कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं दी गई है, क्या उनका कहना है, साथ में देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और एट लास्ट हम ये देखेंगे कि किशोरावस्था के जो विकास है, मतलब ये जो एडोलेसेंस एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इनका डेवलपमेंट करने के लिए एक शिक्षिका या उनके अभिभावक का क्या रोल होता है, उन्हें कैसे काम करना चाहिए कि इनका अच्छे से विकास हो सके। ठीक है, जो स्कूल लाइफ के बच्चे होते हैं 18 ईयर्स तक, वो किशोरावस्था एज के कहलाते हैं। आइए देखते हैं किशोरावस्था है क्या। देखते हैं किशोरावस्था का अर्थ। गाइस, किशोरावस्था या मानव विकास की सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था कहलाती है, क्योंकि किशोरावस्था कब आता है? 12 से 18 वर्ष। सबसे ज़्यादा उथल पुथल, तनाव भरा और मतलब एक होता नहीं मोटिवेशन वाला, इमोशन से भरा हुआ जो एज होता है वो किशोरावस्था कहलाता है। ओके, किशोरावस्था का जो कार्यकाल होता है, मतलब इसका काल 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक रहता है। इसमें होने वाले परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व की गठन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। गाइस, किशोरावस्था ऐसी एज है जिसमें ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि आफ्टर 12 ईयर्स बच्चों की बॉडी में, उनके हेल्थ में, उनका जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। ठीक है, तो इसीलिए किशोरावस्था को तनाव, तूफान और भी बहुत कुछ नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था जिसे इंग्लिश में हम एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर से हुई है। एडोलेसियर का मतलब होता है प्रौढ़ता की ओर बढ़ना, मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका मतलब है कि एडोलेसियर मतलब होता है कि वह अवस्था, जिस अवस्था में बालक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, आगे वो ग्रो कर रहा होता है अपनी मैच्योरिटी की तरफ, तो उसे हम प्रौढ़ता की ओर बढ़ना या एडोलेसियर कहते हैं। ओके, जो किशोरावस्था होता है ये पूरे जीवन काल का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, इतने ज़्यादा परिवर्तन आते हैं कि इसे सबसे कठिन काल कहा जाता है। बालक इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, इमोशन से भरा होता है, उसकी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है। ओके, जिसे हम कहते नहीं है कि यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का लिंक है। कौन? किशोरावस्था। किशोरावस्था या एडोलेसेंस लिंक बिटवीन बाल्यावस्था, जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं, या फिर प्रौढ़ावस्था के बीच का लिंक होता है। कौन? किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसे हिंदी में हम संधि काल कह सकते हैं, मतलब दोनों के बीचों बीच में जो एज आती है वह किशोरावस्था होती है। बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है, अतः उसे ना तो बालक हम कह सकते हैं और ना ही प्रौढ़ कहा जा सकता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। तो आप जानते हैं किशोरावस्था की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तरह से इसकी परिभाषा दी गई है। तो आइए देखते हैं किशोरावस्था की परिभाषा। देखते हैं कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया हुआ किशोरावस्था की परिभाषा। यहाँ पे पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है जर्सील्ड। जर्सील्ड का कहना है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है, उसके बीच का जो काल होता है वह किशोरावस्था कहलाता है। वहीं अगर ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के विचार देखे जाए तो इनका कहना है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में
आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो विकास की अवस्था होती है वो मोस्टली 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच में आता है। मतलब शैशवावस्था खत्म होते होते बाल्यावस्था शुरू होता है और किशोरावस्था शुरू होते होते बाल्यावस्था खत्म हो जाता है। तो जो बाल्यावस्था है वो शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच में आता है। उसी तरह सेम जो किशोरावस्था है वो बाल्यावस्था के अंत से शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में खत्म हो जाता है। ओके, किशोरावस्था की जो उम्र का समय होता है वह जनरली 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष या 19 तक माना जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर स्टैनले हॉल की देखा जाए तो इन्होंने लिखा है कि किशोरावस्था महान तनाव, महान तूफान और महान विरोध का समय है। स्टैनले हॉल की जो डेफिनेशन है ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, स्पेशली आपके यूपी टेट में सीधा सीधा ये डेफिनेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किसकी दी हुई परिभाषा है। तो स्टैनले हॉल का कहना है कि किशोरावस्था महान तनाव, तूफान, विरोध का समय होता है। ओके, क्योंकि यह जो उम्र होती है तनाव से भरी होती है और इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, समस्याएं भरी होती है और विरोध का समय होता है। मतलब वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के अगेंस्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक कि अपने पेरेंट्स के थॉट्स के अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, रूढ़िवादी सोच के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था महान तनाव, तूफान तथा विरोध का समय है। वहीं पे अगर किलपैट्रिक की बात की जाए तो इनका कहना है कि ये जो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। ओके, जीवन काल का सबसे किसी भी मानव के विकास की जो सबसे विचित्र और जटिल काल होती है वह क्या होती है? किशोरावस्था। तो किलपैट्रिक का कहना है कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था कहलाता है। आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखते हैं कि किशोरावस्था में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। गाइस, जो किशोरावस्था है इसमें बालक और बालिकाओं का बहुत तेज़ी से विकास होता है। इस अवस्था में हमारी अलग अलग बॉडियों का विकास होता है। ठीक है, विभिन्न अंगों का विकास होता है। किसमें? किशोरावस्था के काल में। किशोरावस्था एक ऐसी काल है जिसमें विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है। पहले छोटी छोटी हड्डी होती हैं, फिर धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं तो देखो अचानक से हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारी हेल्थ इंक्रीज़ होने लगती है, हमारी बॉडी में कई ऐसे चेंजेस आते हैं। जैसे बालिकाओं में मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नहीं होती है, वो मेंस्ट्रुएशनल चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ऐसे ही बालक में भी उनकी बॉडी में कई ऐसे परिवर्तन आते हैं, कई ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि किशोरावस्था का काल कहलाता है। किशोरावस्था काल या अवस्था बाल्यावस्था के बाद आती है। किशोरावस्था को जो इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल नहीं होता है, इनका जो समय पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष मनोवैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है। गाइस, जो किशोरावस्था है इसको कई जगह 12 से 18 भी लिखा रहता है, 13 से 18 या मतलब ये कह लीजिए कि 12 से 19 के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है किशोरावस्था। ओके, तो किशोरावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है? 12 से 19 के बीच में जो होता है वह मनोवैज्ञानिकों द्वारा माना गया है कि किशोरावस्था काल कहलाता है। किशोरावस्था काल में कई बालक बालिकाओं के अंगों में बहुत से परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया आपको, मस्तिष्क का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है, लंबाई का विकास होने लगता है, मोटाई का भी विकास होता है। जो बचपन में देखते होंगे आप बहुत पतले होते हैं, वो इस एज में आकर उनकी हेल्थ इंक्रीज़ होने लगती है, या बचपन में जो बहुत मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो आकर किशोरावस्था की एज में जब आते हैं तो वो पतले हो जाते हैं। तो उनकी हेल्थ में चेंजेस देखने को मिलता है, उनकी आवाज़ बदल जाती है। आप देखते होंगे कि जो बाल्यावस्था होता है उस एज में बालक और बालिकाओं की जो आवाज़ होती है, उनकी जो वॉइस होती है वो लगभग सेम रहती है। लड़के की आवाज़ भी एक बालिका की ही तरह लगती है और बालिका की आवाज़ तो वैसे भी रहती है सॉफ्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बच्चे बड़े होते हैं, किशोरावस्था काल में आते हैं, तो इस काल में इनकी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। आप देखते होंगे कि लड़कों की आवाज़ फिर भारी होने लगती है। ओके, क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स में चेंजेस आने लगते हैं।
और भी कई ऐसे आंतरिक अंगों का विकास होता है, जैसे गर्ल्स में देखते होंगे आप मेंस्ट्रुएशनल स्टार्ट होता है, ठीक है। और भी बॉयज़ में भी ऐसे कई डिस्चार्जेस होते हैं जो कि किशोरावस्था काल के एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है। इस काल में शैशव काल के पश्चात बाल्यकाल में आई स्थिरता विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब कि ये जो किशोरावस्था काल होता है, इस काल में जब बालक छोटा रहता है, मतलब वो बाल्यावस्था के काल में रहता है, तो वो कई चीज़ें ऐसी होती है जो मूर्त चीज़ों पर ध्यान देता है। मतलब जो उसे चीज़ें दिखती है वही उसको रियल लगता है, वो अमूर्त चीज़ें नहीं सोच पाता है, रीजनिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो जो आप देखते होंगे कि जब छोटा बच्चा होता है, बाल्यावस्था का काल होता है, अगर उसको चोट लग जाती है किसी बर्तन से या किसी सामान से तो वो रोने लगता है, ठीक है। और उससे जब पूछा जाता है कि किसने मारा, तो वो बताता है कि इस दीवार ने मारा या इस सामान ने मारा। हालांकि हमें पता है कि उसमें जान नहीं है, उसने नहीं मारा है, पर बच्चे को क्या लगता है कि उसी ने उसको मारा है। जब तक उस दीवार की पिटाई नहीं कर देते 2-4 बार डंडे से, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता है। यह बाल्यावस्था काल होती है। लेकिन ये जो थॉट्स होती हैं धीरे धीरे आकर किशोरावस्था काल में एकदम समाप्त हो जाती है, एकदम से स्थिरता विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, बॉडी से लेकर मानसिक रूप तक हर तरफ से परिवर्तन ही परिवर्तन किशोरावस्था काल में देखने को मिलता है। बालकों की तुलना में बालिकाओं में किशोरावस्था का आरंभ लगभग 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का देखा जाए, तो लड़कियों में जो किशोरावस्था का विकास है वो 2 वर्ष पहले ही हो जाता है। आप देखते होंगे कि जो किशोरावस्था काल होता है, इसमें लड़कियां पहले मैच्योर हो जाती हैं, वो ज़्यादा समझदार होती हैं, लेकिन वहीं लड़के कम समझदार होते हैं, इमेच्योर कहलाते हैं। लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से 2 साल बाद उनके अंदर किशोरावस्था वाला विकास होना आरंभ होता है। यह जो काल होता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था के काल को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है पूर्व किशोरावस्था काल, जिसे हम 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक मानते हैं। वहीं दूसरा काल कहलाता है उत्तर किशोरावस्था, और इसे 17 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु तक माना जाता है। यह है आपका किशोरावस्था की कुछ प्रमुख बिंदु, जो आपके सीटेट, यूपीटेट या कोई भी आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, आइए अब आगे देखते हैं किशोरावस्था काल में और क्या है। तो अब बारी है किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानने की। आइए देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। वैसे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बिंग एंड हंट। ओके, बिंग तथा हंट ने लिखा है किशोरावस्था की विशेषता के बारे में कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वह है परिवर्तन। ये जो परिवर्तन शब्द है, यही पूरे किशोरावस्था को डिफाइन कर देता है कि आखिर किशोरावस्था है क्या। अब कैसा परिवर्तन? परिवर्तन हर तरीके से, परिवर्तन शारीरिक रूप से, परिवर्तन सामाजिक रूप से, परिवर्तन मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक रूप से जो परिवर्तन होता है वह काल किशोरावस्था काल कहलाता है। किशोरावस्था काल को परिवर्तन काल भी कहा जाता है, या फिर सबसे कठिन काल, संक्रमण काल या समस्यात्मक उम्र का काल भी कहा जाता है। देखते हैं किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। परिभाषा अनुसार किशोरावस्था के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताएं निम्नवत है। पहला है क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन। क्रांतिकारी मतलब ऐसा शारीरिक परिवर्तन आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। सब कुछ मतलब पूरी बॉडी की हुलियत ही बदल देता है। पहले बच्चा था, ठीक है, उसकी आवाज़ पतली थी, सॉफ्ट थी, अब आवाज़ बालक में उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है, ठीक है। पहले उनकी बॉडी अलग थी, अब उनकी बॉडी में काफ़ी परिवर्तन आने लगते हैं। कहने का मतलब किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बालक की दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है, कर्कशता जैसे होने लगती है, ठीक है। किशोर तथा किशोरी के जो गुप्तांग होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं, उसमें बाल आ जाते हैं, ठीक है। ये मतलब काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल होने लगता है, वहीं पे बॉयज़ में नाइट डिस्चार्जेस आने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो होते हैं ये क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन कहलाते हैं। और भी गर्ल्स में उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे उनमें चेंजेस होते हैं वैसे ही बॉयज़ में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। यह क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है काम प्रवृत्ति।
मतलब किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत ही तेज तरीके से होती है, मतलब बहुत ही तेज से होती है। इस काम प्रवृत्ति की जो 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, एक है स्वप्रेम मतलब खुद से प्रेम, दूसरा है समान लिंगी प्रेम मतलब कि अपने सेम जैसे जो लिंग होते हैं, मतलब जो लड़की है वो लड़की से प्रेम करे या लड़का है लड़का से प्रेम करे तो समलिंगी होता है। और तीसरा पॉइंट है विषमलिंगी, मतलब काम वृत्ति में 3 पॉइंट आते हैं, स्वप्रेम, समान लिंगी और दूसरा नेक्स्ट है विषमलिंगी। स्वप्रेम मतलब खुद से प्रेम करने वाला। किशोर अपने अंगों में एक आकर्षण महसूस करने लगता है, मतलब आप देखते होंगे कि आपने खुद ही अपने एज में एनालाइज किया होगा कि जब आप इस एज में आते हैं, ठीक है, किशोरावस्था की एज में आते हैं, तो इस एज में आप अपने आप को देखना पसंद करेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, ठीक है, अपने लुक को देखेंगे, अपनी बॉडी को देखेंगे, अपने कलर देखेंगे या मतलब अपने हेयर स्टाइल, मतलब अपने आप को संवारने में लगे रहते हैं, ठीक है। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को और बेटर बनाएं, हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बार बार अपने आप को मिरर में देखते हैं, ये क्या है, स्व प्रेम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज समान लिंगी प्रेम। समान लिंगी प्रेम का मतलब है कि किशोरावस्था की शुरुआत में किशोरों तथा किशोरियों में समान लिंग के प्रति एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। किशोर अपने से कम आयु के बालकों के प्रति और किशोरियां जो होती हैं अपने से अधिक आयु के लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। मतलब जो समान लिंगी प्रेम होता है, इसमें ये होता है कि जो बालक होता है, लड़के होते हैं, वो अपने से कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं उन पे अट्रैक्ट होते हैं, उन पे आकर्षित होते हैं, और वहीं भी जो लड़कियां होती हैं वो अपने से अधिक उम्र के लड़कों पे अट्रैक्ट होने की मतलब होती है। ये सारे परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट वन इज विषम लिंगी प्रेम। विषम लिंगी प्रेम मतलब कि किशोरावस्था के उत्तर काल में विषम लिंगी प्रेम पैदा होने लगता है। किशोर और किशोरी की तरफ और किशोर किशोरों की तरफ, कहने का मतलब लड़का लड़की की तरफ और लड़की लड़के की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी एज में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब कि गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बॉयज़ गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होता है ना, इस एज में लोग घर वाले को भूल जाते हैं, पेरेंट्स क्या समझा रहे क्या नहीं समझा रहे सब भूल जाते हैं। समान लिंगी प्रेम वो कहलाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज अधिकतम मानसिक विकास। गाइस ये जो एज होती है इसमें मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और कहते नहीं है कि ये जो एज होती है इस एज में बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक्चुअल में होता है क्योंकि ये जो एज होती है इसमें हमारा मानसिक बहुत ही तेज़ से विकास हो रहा होता है, बहुत ही स्पीड में परिवर्तन हो रहा होता है। अगर हमें इस एज के जो बालक होते हैं उनको सही डायरेक्शन मतलब सही गाइडेंस और सही उनको निर्देश दिया जाए तो इससे क्या होगा कि वो आगे काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मानसिक विकास होता है वो इस एज में बहुत ही अच्छा हो रहा होता है। तो ज़रूरत होती है कि उनको इस एज में सही गाइड करने की। ओके, नेक्स्ट वन इज संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, इस अवस्था में बालक अलग अलग प्रकार के संवेगों का अनुभव करता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, रोना, ठीक है, सैड होना और भी बहुत सी चीज़। संवेगात्मक विकास मतलब कि इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी मार्क्स को लेकर टेंशन, कभी कैरियर को लेकर टेंशन, कभी किसी ने रिजेक्ट कर दिया, कभी लुक को लेकर टेंशन, मतलब टेंशन के अलावा और भी कुछ होता है, किसी ने तारीफ़ कर दी तो अपने अचानक खुशी होने लगती है, ठीक है। मतलब कई इमोशंस होते हैं। ये जो एज होती है बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरी होती है, इसीलिए इसमें संवेगात्मक विकास होता है। ओके, स्टेनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष एवं तनाव, तूफान और विरोधी की अवस्था है, जो हमने आगे परिभाषा देखी थी। ओके, वहीं पे अब देखें सामाजिक विकास या सामाजिक सेवा की भावना। गाइस जो किशोरावस्था होती है इस एज में बालक में बहुत से चेंजेस आते हैं, उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मतलब मानसिक रूप से हर तरीके से परिवर्तन आता है। बालक जब इस एज में आते हैं तो वो बहुत बड़ा बड़ा काम करने की सोचते हैं, मतलब कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं, समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते होंगे कि जो इस एज में होता है तो इसी एज में 18 साल के बाद, हालांकि 18 साल के बाद जो आर्मी है या डिफेंस है उसमें इन लोगों को लिया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो होता है समाज सेवा अधिक होता है, ठीक है। तो सामाजिक सेवा की भावना इनके अंदर जनरेट होती है। इस अवस्था में बालक
में सामाजिक सेवा की भावना होती है, उसका व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी होता है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट वन इज आत्मसम्मान की भावना। गैस, जो आत्मसम्मान की भावना होती है या किशोरावस्था में बहुत ही स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि इस एज में बालक थोड़ा काफ़ी मैच्योर होने लगता है, उसके मानसिक और सामाजिक रूप से परिवर्तन आने लगता है, वो समाज से काफ़ी कनेक्टेड होता है। तो वो हमेशा अगर समाज सेवा कर रहा है तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि उसे समाज से उसको रेस्पेक्ट मिले, आत्मसम्मान मिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें की भावना उसके अंदर जनरेट होती है। या फिर ये कह लीजिए कि एक सेल्फिश वाला काम हो जाता है कि अगर मैं समाज की रक्षा कर रहा हूँ या समाज के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो उसके बदले मेरी इज्जत करे, मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट दे। ठीक है, तो आत्मसम्मान की भावना किशोरावस्था में पाई जाती है। वह समाज में प्रमुख स्थान पाने के लिए हमेशा कोशिश करता है कि उसे पूरे समाज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, कोशिश करता है, कार्य करता है। ओके, जो आत्मसम्मान पाने के लिए कभी कभी वह सामाजिक बंधनों का विरोध भी करने लगता है। कई चीज़ें आप देखते होंगे कि जो रूढ़िवादी सोच होती है उसके लिए जो बालक होते हैं वो अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से लड़ जाते हैं, तो यह आत्मसम्मान की भावना कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ कल्पना की बहुलता। गाइस, ये जो एज होती है इसमें कल्पना बहुत ज़्यादा होते हैं, सपने ही सपने बच्चे देखते हैं। मतलब बच्चे दिन में सपने देखते हैं, रात में सपने देखते हैं, जगते हैं, चलते हैं, हर समय सपने देखते हैं। कोई सोचता है कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, कोई सोचता है कि मैं पुलिस बन जाऊंगा तो इसे डंडे से मारूंगा। अगर इस एज में किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है और उसे कोई रास्ता नज़र आता है तो वो सोचता है कि मैं अगर ये ऑफिसर बन गया या फिर मैं इस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा तो मैं इसे जेल में बंद कर दूंगा या इसके साथ ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, मतलब कल्पना की बहुलता बहुत ज़्यादा होती है। बालक इसमें बहुत ही ज़्यादा एज्यूम करते हैं। अगर वो कोई पार्टनर है उनका उस एज का, ठीक है, उनके साथ का कोई पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो वो फ्यूचर का सोचने लगते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, ऐसा होगा, ये होगा। मतलब बहुत सी ऐसे थॉट्स जनरेट होने लगते हैं। तो ये जो किशोरावस्था है या कल्पना की बहुलता की अवस्था कहलाई जाती है। अगला है स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। इस अवस्था में बालक की संवेगात्मक समस्याओं के कारण उसका मन और उसके विचार अस्थिर रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? गाइस, ये जो अवस्था होती है, हमने बताया कि इस अवस्था में संवेगात्मक चीज़ें बहुत होती हैं, मतलब इमोशंस भरे होते हैं। इतना ज़्यादा इमोशंस होते हैं कि हर मिनट, हर घंटे या हर रोज़ कभी अचानक खुश हो जाएंगे, कभी बहुत दुखी हो जाएंगे, ठीक है, कभी डर जाएंगे, कभी टेंशन में आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम रहता है, 9, 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है। इन सब चीज़ों में बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। 9, 10th, 11, 12 आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों में बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। तो इनके जो संवेगात्मक समस्या होते हैं उसके कारण इनके मन और इनके विचार जो होते हैं वो अस्थिर रहते हैं। कभी डर जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, कभी एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव रहता है, मतलब स्थायित्व नहीं रहता है। कुछ निश्चित करना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। ओके, कि वो परमानेंट होता नहीं है कि वो पहले 4 दिन सोचेंगे कि इस बार मैं क्लास में टॉप करूंगा, फर्स्ट डिवीज़न लाऊंगा या इतने परसेंटेज लाऊंगा, वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए वो मुश्किल से 10 से 15 दिन कार्य करेंगे, उसके बाद फिर ठंडे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि इस एज में कोई भी चीज़ स्थायित्व नहीं पाई जाती है। अगला है आत्मनिर्भरता की भावना। गाइस, ये जो एज होती है, इस एज में हर एक बालक सोचता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ठीक है, जैसे कि उनको पॉकेट मनी मिलता है, ओके, तो उसी पॉकेट मनी का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें लगता नहीं है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सोचते हैं कि हाँ मैं बहुत पैसे वाला हूँ या फिर मैं इतना खर्च कर सकता हूँ। तो आत्मनिर्भरता की भावना आने लगती है। ठीक है, ये जो काल होता है इसमें क्या होता है, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंसी की फीलिंग्स आने लगती है कि मैं खुद कर सकता हूँ, ये कार्य कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि रूढ़िवादी अगर कोई सोच होती है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं ऐसा, तो हम उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और जब वो हमसे कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, हम सब कुछ कर लेंगे। तो ये आत्मनिर्भरता की भावना होती है जो किशोरावस्था में नेचुरल है और ये विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत भिन्नता। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत भिन्नता, इसका उत्तर जो है या किशोरावस्था की विशेषता कहलाती है।
ठीक है। किशोर किसी समूह का सदस्य होते हुए भी केवल 1 या 2 बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जिनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में क्लियर तरीके से बात कर सके। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि ऐसा नहीं है, भले उनके ढेर सारे फ्रेंड्स रहते हैं, भले ही किशोरावस्था में एक बालक के ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, पर वो अपनी पर्सनल बातें, अपनी सीक्रेट चीज़ें सिर्फ 1 या 2 ही लोगों से शेयर करना पसंद करता है। उसमें से कहते नहीं हमारा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड मतलब कि सबसे अच्छा दोस्त है और उसी के साथ उसकी घनिष्ठता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपराधिक प्रवृत्ति का विकास। यस बिल्कुल, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि ये जो किशोरावस्था काल होता है, यह इसमें बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही समझदारी का काल कहलाता है, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सामाजिक सेवा की भावना होती है, संवेगात्मक विकास होता है और साथ ही साथ इनकी जो मानसिक विकास होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्हें ज़रूरत होती है कि इन्हें सही डायरेक्शन के लिए अच्छा गाइडेंस मिले। अगर इनको अच्छा गाइडर नहीं मिलेगा, अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो इससे ये भटक जाएंगे और ये आपराधिक प्रवृत्ति का विकास कर बैठेंगे, ठीक है। आपराधिक मतलब अपराध के गलत रास्ते में चले जाएंगे, ठीक है। किसी से लड़ाई हो गई, किसी से या कोई चीज़ में असफलता मिल रही, बार बार एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, या घर में इनको बार बार नेगलेक्ट किया जा रहा है, सोसाइटी के लोग हैं बार बार नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो बालक इस एज में आकर वो एक बड़ा अपराध कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरत होती है कि बालकों को स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे कि उनका जो आपराधिक चीज़ है ये विकास ना हो पाए, ठीक है। अगला है व्यवसाय का चुनाव। ये जो एज होती है किशोरावस्था, इस एज में बालक पहले से ही सोचने लगते हैं कि वो आगे चल के क्या करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, कुछ लोग बोलते हैं आईपीएस बनूंगा, बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं टीचर बनूंगा। उसके साथ साथ कई लोग होते हैं कि डॉक्टर बनने के सपना, मतलब अलग अलग सपने संजो कर रखते हैं, मतलब पहले से ही वो अपने व्यवसाय का चुनाव करने लगते हैं। वो किस एज में करते हैं, ये आकर किशोरावस्था में वो पहले से, आप देखते होंगे 11th-12th में सीबीएसई बोर्ड में तो ऐसा होता है कि स्ट्रीम चेंजेस होने लगते हैं, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, तो इसका चुनाव होता है। तो वो पहले से ही डिसाइड करते हैं ना कि उनको किस फील्ड में जाना है। अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो वो उस सब्जेक्ट को लेंगे, अगर उन्हें डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर के हिसाब से उस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, या बिजनेसमैन बनना है या कुछ और ऑफिसर बनना है, अदर्स जो भी उनका आगे का फ्यूचर का प्लान होगा वो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो किशोरावस्था होता है वो व्यवसाय का चुनाव करना आरंभ कर देते हैं, ओके। अगला है ईश्वर और धर्म में विश्वास। यस बिल्कुल, ये जो एज होती है, इस एज में बालक लोग हर एक चीज़ करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता की भावना के लिए व्यवसाय चयन का समय, उत्तर किशोरावस्था में किशोर में धीरे धीरे ईश्वर के प्रति आस्था और धर्म के प्रति विश्वास भी पैदा हो जाता है। जैसे कि ये समाज सेवी होते हैं तो ये लोग भगवान पे और धर्म पे विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं। जीवन दर्शन का निर्माण। गाइस, ये जो किशोरावस्था है, किशोर अपने जीवन के लिए ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करते हैं जिनकी सहायता से वे अपनी बातों या अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकें, ऐसा करते हैं। जीवन दर्शन का निर्माण मतलब, जीवन दर्शन का मतलब क्या होता है, अपनी समस्या का समाधान खुद करना। तो जो किशोरावस्था काल होती है ये एक ऐसी काल हो जाती है जिसमें ये जो बालक होते हैं अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना सीखने लगते हैं और सीख जाते हैं, ठीक है। तो जीवन दर्शन का निर्माण किशोरावस्था काल में होता है। अभी हमने देखा था कि किशोरावस्था की विशेषता में हमने ये जाना था कि इस अवस्था में आपराधिक मामले बढ़ सकते हैं या आपराधिक जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि एक शिक्षक और अभिभावक उनको सही गाइड करें। तो वही देखेंगे कि किशोरावस्था में विकासात्मक परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न जो दबाव और उनके ऊपर जो तनाव होता है उसको दूर करने के लिए उनके शिक्षक या उनके अभिभावक की क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ अ टीचर टू हेल्प देम डील विद देयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉज्ड बाय डेवलपमेंटल चेंजेस। आइए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हो। इस अवस्था में किशोर तनाव, अंतर्द्वंद एवं संघर्ष में रहता है।
मतलब कि ये जो अवस्था होती है, किशोर बहुत ही ज़्यादा तनाव में, उलझन में रहता है, ठीक है। वो अंदर से ही बहुत सी चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती है। वो किसी न किसी चीज़ से संघर्ष में रह रहा होता है, या फिर कैरियर से लेकर संघर्ष कर रहा होता है, अपनी स्टडी से रिलेटेड संघर्ष कर रहा होता है, या अपने फ्रेंड्स, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये लोग बहुत दिल से लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव से भरे होते हैं। इनके अंदर मन ही मन बहुत सी चीज़ें चलती रहती, उलझनें होती रहती हैं। ये बहुत संघर्ष भरे हुए इनका जीवन होता है। तो इस अवस्था में क्या एक शिक्षक को ज़रूरत होती है कि वो शिक्षक या अभिभावक को ज़रूरत होती है कि वो इस बालक को सही मार्गदर्शन दे। उसके लिए वो इनका ऑब्जर्वेशन करें कि इन्हें क्या दिक्कत हो रही है और इनसे जानने की कोशिश करें। अतः जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दृष्टि से उसे निर्देशन, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किशोर की रुचि, उसकी क्षमता एवं सुविधाओं को ध्यान में रखकर उसे व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए। शिक्षकों, माता पिता एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे किशोर के साथ उपयुक्त ढंग से समायोजन करें। मतलब जो टीचर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, या फिर जो गार्जियंस हैं, उनको ज़रूरत है कि वो उस बालक से, उस किशोर से सही तरीके से बात करें, ठीक है, एक सही ढंग से उसके सामने पेश आए, ताकि वो भी उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली आपसे कनेक्टेड रहे। इस अवस्था में किशोर की निराशा, तनाव, अंतर्द्वंद, काम वासना आदि उसमें अपराधी प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। अतः उसका निराकरण होना आवश्यक रहता है। यह विकास की सबसे कठिन एवं संवेदनशील अवस्था है। किशोर चाहता है कि उसे भी सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। ये जो किशोरावस्था काल होता है, इस काल में हमने देखा कि बालक समाज सेवी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और साथ में वो आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर जनरेट होती है। वो चाहता है कि अगर वो सामने के वाले के लिए कुछ कार्य कर रहा है तो उसे भी उधर से रिटर्न मिले, ठीक है। तो ज़रूरत होती है कि जो किशोर होता है वो चाहता है कि सामाजिक मान्यता प्राप्त हो उसे भी, अतः उसके साथ प्रौढ़ व्यक्ति के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब वो भले ही छोटा है पर वो हमेशा अपने आत्मसम्मान को आगे लेकर चलता है। तो उसके साथ कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि उसको गिल्ट फील करवाया जाए या उसकी बेइज्जती हो। उसे लगता है कि उसके साथ जो व्यवहार हो, जैसे कि उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स के साथ होता है, उसके पापा मम्मी की रेस्पेक्ट की जाती है, तो वैसे ही वो भी एक्सपेक्ट करता है कि समाज उसको भी सम्मान दे। किशोर के विभिन्न क्रियाकलापों तथा उसके निर्णयों को भी मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में किशोर के मन मस्तिष्क में एक अजीब सा द्वंद्व पाया जाता है। फलतः वह शीघ्र ही उचित निर्णय नहीं ले पाता है। अतः शिक्षक, अभिभावक एवं माता पिता के लिए आवश्यक है कि किशोर को उचित मार्गदर्शक एवं परामर्श देकर उसकी समस्याओं का समाधान करे। गाइस, जो ये एज होती है, इस एज में बालक तो ऐसे ही इतना तनाव से भरा हुआ होता है, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भरा होता है कि उसे समझ में ही नहीं आता है वो क्या करे, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन चूज़ करे, कौन सा ना करे, कौन सा उसके लिए सही है, कौन सा उसके लिए सही नहीं है। तो उसको सही डायरेक्शन चूज़ करने के लिए एक शिक्षक या एक अभिभावक, ये एक माता पिता को ज़रूरत होती है कि वह उस बालक की मदद करे एक सही रास्ता चूज़ करने में, ठीक है। तो किशोर को उचित मार्गदर्शक, उसे परामर्श देकर उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और अगला पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान भारतीय समाज में परंपरागत संयुक्त परिवारों के टूटने और रूढ़िवादिता के कारण अलग अलग पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही हैं। गाइस, आज का टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, जो बड़े परिवार है वो तो टिक ही नहीं पाते हैं, ठीक है, छोटे परिवार ही चलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कह लें हम। लेकिन जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें टूटने की ज़्यादा संभावनाएं इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है जो मेल नहीं खाती है। जिसे हम ये कह सकते हैं कि रूढ़िवादिता के कारण परिवार की समस्याएं बढ़ जाती है, या पारिवारिक चीज़ें, जो पारिवारिक समस्याएं होती है उसके बढ़ने के साथ साथ परिवार टूट जाता है, अलग अलग लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जब रूढ़िवादिता और परंपरागत जो संयुक्त परिवार आते हैं, इनके टूटने की वजह से जो परिवार अलग हो जाते हैं, उसकी वजह से किशोरों पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः परिवार की परिस्थितियों के कारण भी बालकों को निर्देश देना आवश्यक है। उन्हें ये बताना जरूरी है कि पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, या उनसे
जो उन्हें स्ट्रेस होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सब चीज़ों से वो कैसे बाहर निकल सके, ये सारी चीज़ें बताना आवश्यक हो जाता है बालक को। अगला है किशोरावस्था में किशोर यह निर्णय नहीं ले पाता कि वह अपनी आजीविका हेतु किसी व्यवसाय का चयन करे। मतलब किशोरावस्था में जो किशोर होता है वो अपनी तरफ से एक 100% श्योरिटी के साथ या कन्फर्म में निर्णय नहीं ले पाता है। यार वो तो किशोरावस्था वाली एज है, हम लोग आज भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, ठीक है, हम क्या करें। तो जो किशोरावस्था की काल होती है, किशोर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं कि वो आगे क्या निर्णय ले, वो किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, उन्हें क्या व्यवसाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें बस उस टाइम जो अच्छा लगता है वो उसी तरफ भाग जाते हैं, या फिर ये कह लो कि जिस तरफ उनके मित्र लोग जा रहे होते हैं, जो व्यवसाय उनके मित्र चुन रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके लिए ये सही है या गलत है, वो इस चीज़ को आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट वो ये देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो वो भी उसी के पीछे चल देते हैं और वही कार्य करने वो भी शुरू कर देते हैं। ऐसा हम लोगों ने भी काफ़ी किया है कि हमारे फ्रेंड्स अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, पता नहीं वो हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या फिर नहीं, बट हाँ हमारा फ्रेंड ले रहा है तो हम भी चले जाते थे। तो ये होता है कि इस एज में निर्णय ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरत होती है कि कोई हमें उस टाइम पे या कोई उस किशोर को उसके कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको रास्ता चयन करने में मदद करे, ठीक है। किस प्रकार चयनित व्यवसाय के लिए तैयारी करें, किस प्रकार इस व्यवसाय को ग्रहण करें और किस तरह व्यवसाय में आने वाली समस्याओं, कठिनाइयों या बाधाओं को दूर करके उन्नति कर सके, इनका समस्या निर्देशन, मार्गदर्शन द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है कि विद्यालय में कुछ पिछड़े हुए, विकलांग, समस्याओं एवं मंदबुद्धि बालक आते हैं। मतलब ऐसे विद्यालय में बालक आते हैं जो अन्य बालकों की कंपैरिजन में वो काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, या अन्य बालकों की कंपैरिजन में वो विकलांग होते हैं, उनके पास काफ़ी ढेर सारी समस्याएं होती हैं। वो कैसी भी समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक, पारिवारिक या शारीरिक प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, ठीक है। या फिर मंदबुद्धि जो बालक होते हैं वो बालक अपने आप को कहीं ना कहीं बाकी बालकों से काफ़ी पिछड़ा हुआ समझते हैं, ठीक है। इसलिए उनके पास तो एक तो अपनी खुद की पर्सनल इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी समस्याएं होती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत इतनी कठिनाइयों से वो जूझ रहे होते हैं। अगर उन्हें बाहर की जो एनवायरनमेंट है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो भी उनको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो इससे क्या होगा कि वो आपराधिक मामले में जाएंगे, ठीक है, उनके अंदर आपराधिक भावनाएं विकसित होंगी, या फिर सुसाइडल केस हो सकता है। ये सारे केसेस हो सकते हैं। अगर इन केसेस को नहीं होने देना है तो ज़रूरत है कि इन बालकों को सही निर्देश दिया जाए, इन्हें सही निर्देशन की आवश्यकता उत्पन्न की जाए, जिससे कि ये बालक भी अपने आप को बाकी बालकों जैसा ही समझे, या ये समझे कि वो बाकी बालकों से भी बेटर कर सकते हैं। ओके, तो गाइस ये सारे रोल होते हैं बालकों को आगे बढ़ाने के लिए। किशोरावस्था में एक अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक्सपर्टाइज जो टीचर्स होते हैं, अच्छी खासी ट्रेनिंग वाले टीचर्स को रखना चाहिए, ताकि वो इन बालकों को आगे कुछ भी रॉन्ग वर्क करने से रोक सके और उन्हें सही रास्ता चूज़ करने में टीचर्स, अभिभावक या फिर उनके माता पिता, उनके गार्जियंस जो भी हैं, वो इसको सही गाइड कर सकें। ओके, अब देखते हैं कि जो किशोरावस्था है, इस अवस्था के और भी कई अलग अलग नाम हैं, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके सीटेट या यूपी टेट या कोई भी टेट का एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यह काल कौन सी अवस्था का नाम है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके और अन्य नाम। गाइस, किशोरावस्था काल को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? पहले तो इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है, इसे समस्यात्मक उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये उम्र समस्या से भरी हुई है, उलझन से भरी हुई है। संक्रमण काल मतलब रोग वोग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इस काल में। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र कहलाई जाती है। उलझन की अवस्था, बिल्कुल आंधी तूफान की अवस्था, तनाव तूफान एवं संघर्ष भरी अवस्था इसे कहा जाता है। जो किशोरावस्था है इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, साथ में इसे बसंत काल या ब्यूटी एज भी कहा जाता है। ब्यूटी एज, बिल्कुल इसी एज में तो बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं, क्यूट क्यूट लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, राइट। तो इसे स्वर्ण काल, बसंत काल, ब्यूटी एज, कल्पनात्मक उम्र कहा जाता है, संवेगात्मक की उम्र कहा जाता है।
और ये जो किशोरावस्था है ये विरोधी उम्र भी कहलाई जाती है, जैसे कि वो रूढ़िवादी सोच के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो ये सारी विद्रोही उम्र कहलाती है। गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक किशोरावस्था। हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है, पूरा डिटेल में पढ़ा। अब बचे हुए हैं इसके सिद्धांत जो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, वो हमने पूरा इस वीडियो में पढ़ लिया है। यदि आपको कुछ डाउट हो या कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके गाइस, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।